हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आइटम क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ सिलेक्टेड न्यूज़ द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर से। आज हम लोग 2 दिन के न्यूज़पेपर के एनालिसिस करने वाले हैं, कल वाले न्यूज़पेपर की और आज वाले न्यूज़पेपर की। कल वाले और आज वाले न्यूज़पेपर में से जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन आता है उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो लेके आते हैं। एडिटोरियल सेक्शन के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप एडिटोरियल के एनालिसिस अलग से करवा दीजिए करें। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल आते हैं वो कई दिनों से काफी पॉलिटिकल आ रहे हैं, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ नहीं रहे हैं, इसीलिए मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिस दिन मुझे लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल है वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस को कवर करता है, उस दिन डेफिनेटली हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में ना थोड़ी सी एक कमी है। यहाँ पे जो एक्सप्लेन सेक्शन आता है वो आता है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन जो एडिटोरियल आता है ना काफ़ी टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो पॉलिटिकल जो है आइडियोलॉजी से या फिर पॉलिटिकल न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ होता है, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव में मैं कहूँगा कि हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वो थोड़ा सा बेटर है इंडियन एक्सप्रेस के कंपेरिजन में। अदरवाइज जब आप न्यूज़ की बात करते हो तो दोनों न्यूज़पेपर ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है। इंडियन एक्सप्रेस को हम लोग इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर की एनालिसिस काफ़ी कम लोग करवाते हैं यूट्यूब पे, तो इसलिए बहुत सारे जो बच्चे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं वहाँ पे। हिंदू के एनालिसिस तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स करवाते हैं, बढ़िया बढ़िया, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। मैं खुद कई चैनल पे न्यूज़पेपर की एनालिसिस करता हूँ द हिंदू की, तो मुझे पता है कि उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। हमारे बच्चे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसलिए हम लोग आपके लिए इंडियन एक्सप्रेस लेके आते हैं। लेकिन डोंट वरी, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उस दिन डेफिनेटली उसको कवर किया जाएगा। और थोड़ी सी मेरी टाइम की कमी है, वो भी आपको पता ही है। खैर, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए बढ़िया कंटेंट लेके आते हैं। और जो बच्चे पुराने हैं उनको मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आज न्यूज़पेपर के एनालिसिस डेली देखा करो, पूरी एनालिसिस देखा करो, जो भी हम लोग कंटेंट डालते हैं उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इससे एक तो हमें सपोर्ट मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज का एमसीक्यू। आज का जो एमसीक्यू है दोस्तों, यूपीएससी में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन कहता है, if you withdraw 1 lakh rupee in cash from your demand deposit account at the बैंक, मतलब अगर आपने बैंक में गई, आपने वहां पे डिमांड डिपॉजिट एटीएम से या चेक वगैरह से पैसा निकाला है, द इमीडिएट इंपैक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी, क्या हमारी कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर आप 1 लाख रुपए निकालते हो। वो रिड्यूस हो जाती है 1 लाख से, वो इंक्रीज होती है 1 लाख से, वो जो है टू इंक्रीज इट में मोर देन, क्या वो 1 लाख से ज्यादा इंक्रीज हो सकती है या फिर वो अनचेंज रहती है। आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा आपको मनी सप्लाई के बारे में सोचना पड़ेगा कि मनी सप्लाई क्या होती है, कैसे इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। इंटरेस्टिंग है। कल हम डेफिनेटली, कल या परसों जब भी हम एनालिसिस करेंगे, परसों मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन को वहां पे हैंडल करूंगा। आप अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके हिसाब से प्लीज इसको आंसर देने की कोशिश करें। यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, इकोनॉमी सेक्शन से इसको कवर किया जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रंट पेज पे जो हमारी सबसे पहली न्यूज आती है वो आती है, चीरिंग पाक यूएपीए इन द श्रीनगर, एफआईआर इन आगरा, अ सैकिंग इन द उदयपुर। देखिए क्या कहता है, इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच चल रहा था T20 का, राइट, उसमें इंडिया अनफॉर्चुनेटली 10 विकेट से हार गया। अब ये हमारे लिए बहुत ही बेकार न्यूज है, खराब न्यूज है। उस दिन मेरा दिन, पूरा दिन मेरा मूड खराब रहा बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ जगह पे पाकिस्तान की जो विक्ट्री थी उसको सेलिब्रेट किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। कई जगह पे ऐसा हुआ, उदयपुर में ऐसा हुआ, आगरा के अंदर भी जो है यूनिवर्सिटी है वहां पे ऐसा हुआ, श्रीनगर की यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा हुआ। तो जब ये नारे लगाए गए, कुछ वीडियो हमारे सामने व्हाट्सएप वगैरह पे, यूट्यूब पे आपने देखा होगा, तो सरकार ने उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया है, उनके खिलाफ लगाई है यूएपीए। अब ये देखिए, ये न्यूज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार एग्जाम्पल वगैरह देने के काम आ सकती है मेंस के एग्जाम में, लेकिन यूएपीए के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा कंटेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, यूएपीए जो है वो हालांकि 1967 में ही पास कर दिया गया था, 1967 में पास किया गया था, लेकिन अगर आप देखो तो यूएपी, उससे पहले हमारे पास 2 और भी एक्ट थे, जिसे कहा जाता था टाडा, टेररिज्म एंड द डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और एक था हमारे पास पोटा, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म एक्ट। ये जो एक्ट थे ना काफी ज्यादा डेंजरस थे, इनके अंदर जो प्रोविजंस थे बहुत ज्यादा सख्त थे।
तो 2004 में और 1995 में इनको हटा दिया गया और फिर हम लोग आज के समय में यूएपीए को यूज करते हैं। इस एक्ट के तहत सरकार जो है किसी भी बड़ी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है अगर वो कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। जैसे अगर वो किसी टेररिज्म के एक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करती है, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कर देती है, अगर वो टेररिज्म को के लिए प्रिपेयर करती है, या फिर वो टेररिज्म को प्रमोट करती है, या फिर किसी और तरीके से अगर वो टेररिज्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता है। यहां पे इंटरेस्टिंग चीज है आपको एक और मैं बता देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं बल्कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है अंडर यूएपीए। याद रहेगा आपको? गुड। यूएपीए के अंदर इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन्स के ऊपर भी चार्ज लगाए जा सकते हैं। यूएपीए एक्ट का यूज करके जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यानी कि एनआईए है, वो केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और आपको पहले से ही पता है कि जब एनआईए किसी केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो उसको स्टेट्स की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो यूएपीए है ना दोस्तों, इसके अंदर अगर आपके एक बार आपके ऊपर लग गया ना तो आपको आसानी से बेल नहीं मिलती है, जमानत आपको नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे जमानत लेना। कई सारे प्रोविजन ऐसे हैं यूएपीए के अंडर में जिनको क्रिटिसाइज किया जाता है। हालांकि इसके फेवर में भी सरकार बहुत सारे आर्गुमेंट देती है। जैसे इसके फेवर में सरकार बोलती है कि इसकी वजह से स्पीडी ट्रायल हो जाता है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कानून की जरूरत है। क्योंकि जब सख्त कानून होता है ना तो सरकार का मानना है कि सख्त कानून और सख्त सजा होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं करते हैं। यहां पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी बात वो कहते हैं कि देखिए, एक तो जो अगर आपके पास यूएपीए लग जाता है तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है, इवन आपको फांसी की सजा भी हो सकती है अगर आप किसी ग्रेव एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व हो जाते हो। यहां पे इन्होंने बात की है। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि यूएपीए के अंदर जो हम लोग हमारी जो सेंट्रल एजेंसी है उनको इतनी ज्यादा पावर देती है, वो पावर देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके और वो स्टेट के दबाव में ना आए। इस तरह के कुछ फेवर में आर्गूमेंट इसके दिए जाते हैं, लेकिन कुछ अगेंस्ट में भी इसके आर्गूमेंट दिए जाते हैं। कहा जाता है कि जो यूएपी है वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जैसे एनआईए है, वो स्टेट की परमिशन नहीं लेती है, जिसकी वजह से जो स्टेट्स की अथॉरिटी है वो कम हो जाती है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए काफी खतरनाक हो जाता है। दूसरी चीज ये कहता है कि इंडिविजुअल को कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो एजेंसीज हैं वो टारगेट करती हैं और उनको एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर कर देती हैं जो इनोसेंट लोग हैं। हालांकि जो प्रेजेंट में जो ये केस है, इस केस में भी यही आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, इनको ज़्यादा खबर है नहीं, ये वो करके, तो आप बच्चों के ऊपर यूएपीए नहीं लगा सकते, मतलब आप बच्चों को एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। श्रीनगर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चों के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी उन बच्चों को डिग्री नहीं मिलेगी, वो बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे कुछ आर्गुमेंट जो हैं इसके अगेंस्ट में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यूएपीए के बारे में यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूएपीए के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है आपकी पेज नंबर 7 से। तो पेज नंबर 7 पे जो न्यूज़ है वो है आपकी जो है किसी, हाँ ये रहा, देखिए 614 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अभी बेचे गए अक्टूबर के महीने में। ठीक है, और इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है हम लोग इसके बारे में पहले ही कर चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत अगर कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो चंदा देना चाहता है, अगर उसको डोनेशन देना चाहता है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दे सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड आपको कहां पे मिलेंगे? आप एसबीआई की ब्रांच में जाइए, वहां से आप चेक दीजिए, डिमांड ड्राफ्ट दीजिए, आपको वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड मिल जाएंगे। जितने पैसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहते हो, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू उस पॉलिटिकल पार्टी को जाके वहां पे जमा करवा सकते हो। बाद में पॉलिटिकल पार्टी उसको जाके कैश करवा सकती है, वो उसका अपना मुद्दा है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू काफी ज्यादा पैसा मिला है। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये कोई खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बता देता हूं, क्योंकि यूपीएससी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2-3 साल पहले। मेंस में कहा है इंट्रोड्यूस्ड इन द फाइनेंस सेक्टर। क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा, देखिए। To enhance the quality of democracy in India, the Election Commission of India has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful? तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पूरे का पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म के रिगार्डिंग ही है। और जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड
इशू किए गए सरकार के द्वारा, ये भी आपका एक इलेक्टोरल फॉर्म्स के उसी दिशा में लिया हुआ कदम है। इलेक्टोरल फॉर्म रिफॉर्म बॉन्ड्स के बारे में आपको बता दूं कि 2017 के फाइनेंशियल बिल के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और फाइनली 2018 में इसकी शुरुआत हो गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बियरर बॉन्ड के जैसा होता है। देखिए, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, बियरर बॉन्ड और प्रोमिजरी नोट के जैसा होता है। अब ये क्या होता है? बियरर बॉन्ड और प्रोमिजरी नोट जिसके भी पास होते हैं दोस्तों, उसको अपना नाम डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब अगर आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड है तो उसके ऊपर आपको अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी नहीं बता सकता कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है, क्योंकि काफी पूरी तरह से अनोनिमिटी इसके अंदर रहती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, तो कुछ फीचर हैं इसके, जैसे ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो किसी नोटिफाइड बैंक से ही इशू किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एसबीआई का मैंने एग्जांपल दिया है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही उसको किया जा सकता है। तो अगर आप डोनर हो, अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो आप उस बैंक को अप्रोच कर सकते हो, वहां से ये खरीद सकते हो, बाद में उसको आप पॉलिटिकल पार्टी को जाकर आराम से दे सकते हो। ठीक है, वो यहाँ पे चीज हो जाती है। अब इसको लेके कुछ कंसर्न है, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो क्रिटिसाइज करते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को लेके और अनोनिमिटी को लेके, क्योंकि इसके ऊपर किसी का नाम नहीं होता है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं बता पाती कि उनको किसने कितना चंदा दिया है। अगर आप आरटीआई लगाते हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंदर तो आती नहीं है, इसका मतलब पब्लिक को, जनता को ये कभी भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी कंपनी ने, कौन से इंडिविजुअल ने कितनी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा घपलेबाजी हो सकती है, जिसको आप क्रोनी कैपिटलिज्म कह सकते हो ना। काला रुपया जो है वो बैंकों के थ्रू वो पार्टीज को जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि आप आरटीआई नहीं लगा सकते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंदर में आती नहीं है। लेकिन इसके फेवर में भी बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी ये वो करके दुनिया भर की बातें यहाँ पे की जाती हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पास्ट में अच्छी खासी चर्चाएं कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है आपकी पेज नंबर 10 से। पेज नंबर 10 से जो हमारी न्यूज है वो आती है ये, कोई खास बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कोवैक्सीन को दोस्तों हैदराबाद की एक कंपनी है बायोटेक, उसके द्वारा कोवैक्सीन बनाई गई है। हालांकि कोवैक्सीन को इंडिया में तो अप्रूवल मिल गया है, लेकिन अभी तक WHO ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है, और इंटरनेशनली इसको यूज करने के लिए, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए WHO की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोवैक्सीन से कुछ इंफॉर्मेशन मांगी गई थी WHO के द्वारा, ताकि इसको अप्रूवल मिल जाए। कुछ इंफॉर्मेशन कोवैक्सीन ने ऑलरेडी दे दी है अपने ट्रायल वगैरह को लेके, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन अभी भी देनी बाकी है, तो WHO ने अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन उनसे मांगी है। ठीक है, तो बस इसके बारे में यही था। आगे कहता है कि 27 स्टेट्स यूटीज वनरेबल टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, ऐसी एक रिपोर्ट कही गई है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है किसने इशू की है? काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड द वाटर, CEEW। ठीक है, किसके साथ मिलकर इसने की है? ये कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं उनके साथ मिलकर की है, क्योंकि बहुत बड़ी कोई जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसीलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। हाँ, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो UN रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, या फिर हाँ इंडिया की ही बहुत बड़ी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अगर वो कोई स्टडी करती हैं तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर, इस स्टडी ने कहा है कि कुछ स्टेट हैं जैसे आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, ये काफी ज्यादा वल्नरेबल हैं फ्लड और ड्रोट और साइक्लोन्स वगैरह को लेके। उसके अलावा इंडिया में टोटल 27 स्टेट्स और यूटीज ऐसे हैं जो आने वाले समय में डिजास्टर का सामना कर सकते हैं, और काफी ज्यादा प्रॉब्लम उनको यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, ऐसा इनका कहना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। खैर, अगली बात करते हैं। कहते हैं कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है, अभी वो COP26 जो चल रहा है ग्लासगो के अंदर, जिसमें मैंने आपको एक अच्छा सा एक्सप्लेन सेक्शन भी करवाया था, उसके अंदर अभी जी जिनपिंग जो चाइना के प्रीमियर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक चीज आपको और बता दूं कि पिछले 2 साल से, जब से कोविड आउटब्रेक हुआ है, जी जिनपिंग चाइना से बाहर नहीं गए हैं। अभी तक उन्होंने 2 साल में पिछले कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। चाइना से वो बाहर नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो चाइना से बाहर इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री कूप हो सकता है, उनके जो अपोजिशन वाले जो लीडर्स हैं वो भी डेफिनेटली वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि इस बात में कोई ज़्यादा दम लगता नहीं मुझे, क्योंकि चाइना के जो प्रीमियर हैं वो हर एजेंसी को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखते हैं। खैर, कुछ लोगों का ऐसा मानना है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो वही बात है कि जो COP26 अभी ग्लासगो में होगा, उसको भी वो लोग अटेंड नहीं करने वाले हैं। हालांकि चाइना के काफी हाई ऑफिशियल्स हैं, उनको वो वहां पे भेज रहे हैं। अब इसका क्या सिग्नल है? इसका ये सिग्नल है, क्योंकि चाइना के प्रीमियर वहां पे नहीं जा रहे, इसका मतलब ये है कि चाइना वहां पे कोई बहुत बड़ा प्रपोजल भी नहीं देने वाला है।
देखिए, जब कोई प्रेसिडेंट जाता है तो प्राइम मिनिस्टर जाता है, डेफिनेटली वो बड़े बड़े अग्रीमेंट करके आता है। तो क्योंकि वहाँ पे बीजिंग के प्रेसिडेंट नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप उम्मीद कर सकते हो कि चाइना कोई बहुत बड़ा वहाँ पे अग्रीमेंट या अनाउंसमेंट नहीं करने वाला है क्लाइमेट चेंज को लेके या फिर ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को लेके। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चाइना ने ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्रोमिस कर चुका है, तो इसलिए चाइना के पास कोई बहुत ज़्यादा अभी करने को है नहीं। देखिए, पहली बात तो चाइना ने ये बोल दिया है कि चाइना 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेगा, जिसे कि आप नेट जीरो भी कहते हो। दूसरी बात चाइना ने ये प्रॉमिस कर दिया है पूरी दुनिया को कि वो 2026 के बाद कोल की कंजप्शन को कम करेगा। तीसरी बात चाइना ने ये प्रॉमिस की हुई है कि वो 2026 के बाद कोई भी ओवरसीज कोल फाइनेंसिंग नहीं करेगा। मतलब जैसे अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, नाइजीरिया वगैरह में जो कोल माइनिंग वगैरह होती हैं, उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो चाइना ने ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्रॉमिस कर चुका है, तो चाइना के पास अभी और ज्यादा बड़ा प्रॉमिस करने को कुछ बाकी है नहीं, क्योंकि सारे का सारा मुद्दा होता है नेट जीरो का। जो डेवलप्ड कंट्री है वो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर डाल रही हैं कंटिन्यूसली कि भैया आप नेट जीरो डिक्लेयर कीजिए, लेकिन इंडिया भी नेट जीरो डिक्लेयर यहाँ पे नहीं कर रहा है। इंडिया के अपनी आर्गुमेंट है, इंडिया का कहना है कि भैया मैं तो डेवलपिंग कंट्री हूं, अभी मैं नहीं कर सकता, सॉरी। लेकिन इंडिया अपनी तरफ से पूरे के पूरे यहाँ पे स्टेप्स ले रहा है टू टैकल द क्लाइमेट चेंज अपने प्रोसीजर के हिसाब से। खैर, अगले वाली न्यूज आती है, ये काफी रिपीटेड न्यूज है, पहले इसको हम लोग कर चुके हैं। यू वेरी वेल नो कि इंडिया जो सरकार ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड द डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड इशू किया था पिछले साल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके। मतलब अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई आपत्तिजनक अगर कोई पोस्ट डालता है, तो कुछ सरकारी एजेंसियां उनको फेसबुक को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं कि उस पोस्ट को वहां से हटाएं। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। इसका एग्जांपल आता है जो राहुल गांधी का एग्जांपल आता है। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले ट्विटर पे एक रेप विक्टिम की फोटो डाल दी थी, जो कि गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है। अब खैर, ट्विटर से ने उसको बंद कर दिया था, ट्विटर ने इसको हटा दिया था, फेसबुक ने इसको हटा दिया था, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स ने उनको नोटिस भेज दिया था ट्विटर को कि आप इसको हटाइए। अब ट्विटर ने वो हटा दिया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन कौन सी सरकारी एजेंसियां हैं जो ट्विटर को या फेसबुक वगैरह को, व्हाट्सएप को इंस्ट्रक्शन भेज सकती हैं उस पोस्ट को हटाने के लिए। अब इसमें काफी ज्यादा एम्बिग्विटी थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस आई थी इसके अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। इसीलिए ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सरकार से लगातार डिमांड कर रहे थे कि भैया आप कोई हमें प्रॉपर एसओपी बताइए, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, कि कौन कौन सी एजेंसी हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकती हैं। अब उसी बारे में सरकार ने पहले तो क्लैरिटी नहीं की थी, लेकिन अभी सरकार का कहना है कि वो जल्दी ही एक प्रॉपर एसओपी लेके आने वाले हैं, जिसके तहत उन एजेंसीज के नाम बता दिए जाएंगे जो इस तरह की नोटिफिकेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेज सकती हैं। तो उसी के बारे में ये जो है छोटी सी न्यूज़ थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है कि जब इस तरह का एसओपी आ जाएगा तो प्रॉपर क्लैरिटी हो जाएगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी और सरकार को भी। ठीक है, तो यही इसके बारे में न्यूज़ थी। तो ये तो हो गया आपका कल वाला न्यूज़पेपर। आज वाले न्यूज़पेपर से भी कुछ न्यूज़ मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूं। तो पहली न्यूज़ है वो तो यही है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स गवर्नमेंट पेगासस डिनायल। पेगासस क्या है, ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि जो इजराइल की जो एजेंसी थी एनएसओ, उसका एक सॉफ्टवेयर था जिसे पेगासस कहा जाता है। स्नूपिंग के लिए इसको यूज़ किया गया था। कई सारे अपोजिशन लीडर्स या जर्नलिस्ट, उनके मोबाइल फ़ोन वगैरह में इसको डाला गया था स्नूपिंग करने के लिए। तो पूरे का मुद्दा काफ़ी पुराना है, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। तो कुछ अपोजिशन के जो लीडर्स हैं या कुछ जर्नलिस्ट लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था कि आप जो है सरकार को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दीजिए और सरकार से जवाब मांगिए, क्योंकि ये अलाउड नहीं है, ये किसी की राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार काफी समय से क्वेश्चन पूछ रही थी, लेकिन सरकार प्रॉपर तरीके से रिस्पांस दे नहीं रही थी, घुमा फिरा के बातें कर रही थी, ढीली ढाली इधर उधर की बातें कर रही थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंटर से परेशान होकर एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी है। पूरे का पूरा मामला ये आता है। ठीक है, तो ये 3 मेंबर की टेक्निकल कमेटी बैठेगी, जिसमें आरवी रविंद्रन, ये एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये इसको हेड करेंगे। उसके अलावा कुछ टेक्निकल मैटर में भी यहाँ पे और एक्सपर्ट्स यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे जाता है। अब यहाँ पे आपके सामने 2-3 क्वेश्चन उठते हैं जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे देखने वाला है। पहली बात तो देखेगा राइट टू प्राइवेसी, कि क्या, पहली बात तो वो देखेंगे सरकार ने क्या पेगासस का यूज किया है कि नहीं किया है। दूसरी बात, अगर पेगासस का यूज किया है तो उसने कौन कौन सी एजेंसी से परमिशन ली है। तीसरी बात, अगर सरकार ने पेगासस का यूज किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर की स्नूपिंग के लिए किया है तो वो कौन से राइट्स को वायलेशन करता है। तो पहले तो इसमें आपका आ जाएगा राइट टू प्राइवेसी।
ठीक है। दूसरी चीज इसमें आ जाती है राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस टू इंक्लूडिंग द राइट ऑफ द जर्नलिस्ट। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी तो है ना हमारे यहाँ पे, तो सरकार ने क्या किया था, कुछ जर्नलिस्ट के फोन वगैरह को टैप करने की कोशिश की थी, तो उसके तहत भी जो है इसको यहाँ पे देखा जाएगा। तीसरी बात है कि लिमिट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एज अ एलिबाई ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट, अब देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो सरकार ने कहा कि देखिए भैया मैं तो स्नूपिंग कर रहा था बिकॉज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, और बहुत सारे मामले में सरकार अपना पल्ला झाड़ देती है ये बोल के कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है सर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को साफ साफ डांट लगा दी है कि आप हर बार नेशनल सिक्योरिटी का हवाला नहीं दे सकते। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका आंसर देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला रहेगा, आने वाले समय में देखना रहेगा इसके बारे में क्या पूरी बात होने वाली है, क्योंकि सरकार अभी यहाँ पे बैकफुट पे आ गई है। सबको पता है कि सरकार ने पेगासस का यूज किया है, लेकिन सरकार उसको पूरी तरह से ना तो डिनाई कर रही है ना ही एक्सेप्ट कर रही है। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखने वाला मामला रहता है। लेकिन अगर ऐसा सरकार ने एक्चुअली में अगर किया है तो डेफिनेटली ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के लिए बड़ा डेंजरस है। ऐसे तो सरकार भैया किसी की भी स्नूपिंग कर सकती है, और सिर्फ इसी सरकार के नहीं, प्रीवियस सरकारों ने भी बहुत बार किया है, टाइम टू टाइम मुद्दे उठते रहे हैं। खैर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ बिठाया तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर ने एक अभी एक ईस्ट एशियन समिट, उसको एक वर्चुअली कई सारे लोग इसमें मीटिंग करने के लिए आए थे, जैसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इनकी एक मीटिंग थी, मतलब ईस्ट एशियन समिट और एशियान, इनकी एक मीटिंग थी, जिसमें मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं। इन्होंने कोविड वैक्सीन को लेके बात बोली, पैसिफिक इंडो पैसिफिक ओशंस को लेके बात की, सप्लाई चेन के बारे में बात की, वही जो बड़ी बड़ी बातें हमेशा इस तरह की मीटिंग में की जाती हैं वो हुआ है। कोई कंक्रीट अग्रीमेंट हुआ नहीं है, इसलिए कोई खास इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये न्यूज़ है नहीं। हाँ, कंक्रीट अग्रीमेंट होता है तो हम उसको न्यूज़ को डेफिनेटली यहाँ पे करते हैं। खैर आगे बात आती है नीति आयोग की। नीति आयोग की बात कुछ ऐसी है कि नीति आयोग ने अभी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इंडिया में अडेप्ट करने की बात की है। अब ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी दोस्तों होती क्या है, इसमें ना बहुत सारे कैमरा लगाए जाते हैं, भरी मार्केट में किसी सुपर मॉल में ना कैमरा लगाए जाते हैं। वो कैमरे क्या करते हैं, लोगों के चेहरों को स्कैन करते हैं, उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज करो, मान लो कोई आदमी केरला में मर्डर करके अगर वो दिल्ली में आ गया है भाग के, तो अगर सरकार के पास उसकी फोटो है तो वो क्या कर सकते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। किसी मार्केट में, सुपर मॉल में अगर वो कहीं पे इंसान जा रहा है तो उसे कहा जाता है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। अब इसको लेके कई सारे डाउट तो हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी वाला यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये है ना एक्यूरेट नहीं है बहुत ज़्यादा। जनरली दुनिया में अभी जो मोस्टली टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में, वो बेसिकली वहाँ पे मेल्स को लेके, और वो भी वाइट मेल्स को तो अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेती हैं, लेकिन वो वीमेन को प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी खामियां हैं इसके अंदर, कई बार गलत आदमी को टारगेट कर दिया जाता है। खैर नीति आयोग ने अभी इसके ऊपर चर्चा वर्चा की है, तो उन्होंने कहा है कि हम लोग इसको ट्रायल इंडिया में भी करने वाले हैं। हालांकि इंडिया में कई जगह पे इसको यूज किया जाता है, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे या कहीं सेंसिटिव जगह पे, लेकिन अभी इसके बारे में प्रॉपर तरीके से इंडिया में यूज नहीं किया जाता था। और अभी इंडिया में कोई लॉ भी नहीं है, ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो प्राइवेसी इश्यूज होते हैं उसको एड्रेस कर सकता है। तो डेफिनेटली अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग इंडिया में लार्ज स्केल पे यूज करने वाले हैं, तो फिर भैया हमें एक प्रॉपर कानून भी तो चाहिएगा ना इसके लिए, तो उसके मामले में पूरी की पूरी बात कही गई है। खैर आगे वाली न्यूज आती है, वो आती है कि इंडिया ने अग्नि 5 को टेस्ट किया है, जिसकी वजह से चाइना को थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट हो गई है, क्योंकि अग्नि 5 ना दोस्तों 5000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। और 5000 किलोमीटर का मतलब ये है कि हम लोग चाइना की किसी भी सिटी के ऊपर अटैक कर सकते हैं इन केस ऑफ वॉर, जिसकी वजह से चाइना थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न हो गया है। क्योंकि आपकी जो अग्नि 5 है ना दोस्तों, ये न्यूक्लियर कैपेबल है। इसका मतलब अगर फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बीच में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो हम इंडिया और चाइना की किसी भी सिटी को न्यूक्लियर टारगेट कर सकते हैं। अग्नि 5 के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए, तो मैंने आपको बता ही दिया ऊपर वाली न्यूज। ये जो है 3 स्टेज पे इसको फ्यूल दिया जाता है, और वो सॉलिड फ्यूल है। यानी कि अग्नि 5 जब अपने अपने सोर्स से लेके टारगेट तक जाती है, तो 3 स्टेज में इसको फ्यूल दिया जाता है, और ये तीनों स्टेज में सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो अग्नि 5 का इंडिया यूज करता है वो अटैक के लिए नहीं करता है, हम लोग क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस के लिए करते हैं। डेटरेंस का मतलब होता है किसी को रोकना, है ना, ताकि वो हमारे ऊपर अटैक ना करे। अगर चाइना को पता है कि इंडिया के ऊपर अग्नि 5 है इंडिया के पास, तो डेफिनेटली वो इंडिया पे अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसीलिए हम लोग अग्नि 5 को डेवलप कर रहे हैं रादर देन अटैक करने के लिए चाइना को, क्योंकि इंडिया जो है फर्स्ट यूज पॉलिसी को यहाँ पे यूज करता है।
इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मतलब इंडिया नो फर्स्ट पॉलिसी, मतलब इंडिया ने ये दुनिया को बता दिया है कि हमारी पॉलिसी है कि हम किसी भी कंट्री के ऊपर पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है तो फिर हम लोग यहां से सेकंड अटैक जरूर कर सकते हैं। पाकिस्तान ने इस तरह की अभी तक कोई पॉलिसी नहीं अपनाई है, हालांकि चाइना ने भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया हुआ है। तो इंडिया का कहना है कि देखो भैया, मेरी जो अग्नि 5 मिसाइल है वो मैं अपने डिफेंस के लिए कर रहा हूं, मेरा किसी को टारगेट करने का कोई इरादा यहां पे नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज और अग्नि 5 के बारे में सबसे मजेदार चीज है वो है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंट्री के पास ही है, जैसे फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास है, रशिया के पास है, यूके के पास है, मतलब यूएसए के पास है और चाइना के पास है। इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी है। अग्नि 5 में इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। अभी आप समझोगे सर ये टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, मान लो यहां पे है दिल्ली और यहां पे आ जाता है आपका बीजिंग। अब मान लो दिल्ली से अग्नि 5 मिसाइल चली, अब ये मिसाइल सिर्फ एक ही टारगेट को हिट नहीं करेगी दोस्तों। इसकी खास बात यह है कि ये एक मिसाइल कई सारे टारगेट को हिट कर सकती है अपने रास्ते में, क्योंकि इस मिसाइल के ऊपर सिर्फ एक रॉकेट नहीं होता है, 3 4 5 10 15 रॉकेट हो सकते हैं, और हर रॉकेट अलग अलग टारगेट को टारगेट कर सकता है विद फुल एक्यूरेसी। समझ रहे हो, क्योंकि एक मिसाइल को तो गिराना आसान है, लेकिन भैया अलग अलग रॉकेट्स को आप कैसे गिराओगे, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अग्नि 5 टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग इसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब एक मिसाइल कई सारे टारगेट को हिट कर सकती है, जो कि बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यहां पे है, गिनी चुनी कंट्री के पास है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो इसलिए चाइना को थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डर गया है। चाइना डर भी क्या गया है, मतलब एक हमने अपने लिए डिफेंस बनाया है, भैया आप अपने लिए बना रहे हो, हम अपने लिए बना रहे हैं ना, वो पूरी की पूरी बात है। खैर, अगला जो मुद्दा आता है वो कोई खास न्यूज हमारे लिए है नहीं। बाइडेन वॉज टू स्टैंड विद द साउथ ईस्ट एशियन, आजकल तो साउथ ईस्ट एशिया ही भैया न्यूज में है, ये सारी कंट्री, क्योंकि चाइना वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है साउथ चाइना सी में, है ना। पार्सल आइलैंड हो, चाहे स्पार्टली आइलैंड हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर कंट्री के साथ उसकी प्रॉब्लम है आजकल चाइना की, साउथ चाइना सी को लेके, जिसकी वजह से अमेरिका भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहां से अमेरिका को बहुत ज्यादा सप्लाई की जाती है क्रूड ऑयल वगैरह की या दूसरे रॉ मटेरियल की। तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री चाहती हैं कि साउथ चाइना सी में किसी तरह की दिक्कत ना हो उनको, इसीलिए वो चाइना को यहाँ पे काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पुराना मुद्दा है, आप सभी को पता है ना, साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट एंड ऑल दैट। चाइना और ताइवान के बीच में बहुत सारे पंगे चलते रहते हैं, चाइना फिलीपींस के बीच में भी इश्यूज चलते रहते हैं काफी सारे। तो उसको लेके ही एक बाइडेन ने बोला है कि हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज के साथ जो है खुल के खड़े हैं, अगर चाइना कल को प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम उनका साथ देंगे। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में ये वानखेड़े वाला ऑलरेडी मैं अलग से वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, तो डेफिनेटली वो तो आपने देख ही लिया होगा। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहां पे जाकर आराम से देख सकते हो। ठीक है, अगली जो न्यूज है वो कहता है कि टॉप 10% ओन्स ओवर हाफ ऑफ द ग्लोबल इनकम, वेरी मॉडरेट वेल्थ। देखिए कितनी एक आंख खोल देने वाली न्यूज है ये। बेसिकली वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट अभी 2022 की पहली रिपोर्ट सामने आई है। इसका कहना है कि दुनिया के जो टॉप, मतलब जो बॉटम 50% लोग हैं, वो सिर्फ दुनिया की 2% वेल्थ को उनके पास है। सोचने की बात है, मतलब बॉटम 50% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2% की वेल्थ है, जबकि टॉप 10% लोगों के पास दुनिया की 76% वेल्थ है। सोच के देखो कि टॉप 10% लोग कितने अमीर हैं और बॉटम 50% लोग कितने गरीब हैं। इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया में इनकम इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है। तो इन्होंने क्या प्रपोजल दिया है, इन्होंने प्रपोजल दिया है कि वेल्थ टैक्स का प्रपोजल दिया है कि आप अमीर लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाइए। अगर आप अमीर लोगों के ऊपर 1.6 से लेके 3% का वेल्थ टैक्स लगा देते हो, जिसकी वजह से दुनिया में इनकम इनइक्वालिटी 9% तक कम हो सकती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे है, लेकिन अभी तक वेल्थ टैक्स नहीं लगाया जाता है बहुत सारी कंट्रीज में। तो इन्हों यही प्रपोजल है कि भैया आप वेल्थ टैक्स लगाइए और इनइक्वालिटी को आप कम कीजिए। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग और चीज बोली है कि वीमेन के मामले में 1990 से लेके 2020 तक वीमेन की जो हालत है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। 1990 में सिर्फ और सिर्फ 31% ही वीमेन लेबर मार्केट का पार्ट थी, जो कि 2020 में जो है ओनली 34% हुई है। मतलब पिछले 30 सालों में वीमेन पार्टिसिपेशन सिर्फ 3% बढ़ा है।
तो वीमेन पार्टिसिपेशन कम हुआ है, इसका मतलब वीमेन की इनकम भी कम हुई है। और जब वीमेन की इनकम कम होती है तो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको दबाया जाता है, उनको वो डोमिनेट किया जाता है ना, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। उसके अलावा इन्होंने ना और भी कई सारी इंटरेस्टिंग यहाँ पे फाइंडिंग दी हुई हैं कि जैसे जो जो बॉटम 50% लोग हैं वो दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 12% ही ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करते हैं, ओनली 12%। बाकी के जो बचे हुए टॉप 50% हैं वो 88% करते हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। इस तरह के फैक्ट्स अगर आपके पास मेंस में क्वेश्चन आता है एग्जाम में जीएस पेपर 3 में, तो डेफिनेटली आप इनको यहाँ पे एक दो पॉइंट अगर आप याद रख लोगे तो वहाँ पे आप अपने आंसर के अंदर उसको दे सकते हो, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स वहाँ पे डेफिनेटली मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के न्यूज़ तो इतना ही था। तो 27 और 28 तारीख की दोनों की न्यूज़ हम लोगों ने एक दिन में कवर की है। रोज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ है ना आजकल बहुत रिपीटेड हो रही है ना, बार बार वही बासी न्यूज़, रिपीट न्यूज़, तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है। और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा है कि हम अल्टरनेट डेज पे आपके लिए न्यूज़ लेके आएंगे, अलग से आपके लिए एक्सप्लेन सेक्शन लेके आएंगे, और जिस दिन बढ़िया एडिटोरियल आता है उस दिन हम लोग आपके लिए एडिटोरियल भी यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि मेरी है ना बहुत सारी कमिटमेंट्स रहती हैं इधर उधर, और तो मेरा पूरे का पूरा दिन ये न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही लगभग चला जाता है। और मेरी दूसरी जो कमिटमेंट है उसको मैं फुलफिल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि देखिए पेट तो पालना है ना, घर चलाना है तो आप फ्री में ये सब काम नहीं कर सकते ना, तो घर चलाने के लिए जो है अलग से काम करना पड़ता है। ये जो आपको एनालिसिस देता हूँ ये तो एक सोशल सर्विस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते महंगी कोचिंग और इंटीरियर एरियाज़ में रहते हैं, तो ये उनके लिए जो है मैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अपने लिए इनिशिएटिव लेते हैं, उन अपने बच्चों के लिए लेते हैं। खैर, सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। अगर आपका वीडियो दोस्तों ठीक ठाक लगता हो, अब हमारे इन इनिशिएटिव को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ, हम भी मोटिवेट होंगे आपके लिए बढ़िया कंटेंट और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, और जैसे भी हो अपने फैमिली को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि आप भी इसमें एक एक्टिव पार्ट जब रहोगे तो डेफिनेटली आपका भी साथ यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली फ्यूचर में हम लोग आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।